नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब घर पर हैं और बदल कर अपना व्यवहार करना है। कोरोना पर वार, मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइज़र हमेशा रखें याद। आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में जानेंगे और उससे बचाव के बारे में सीखेंगे। बच्चों, यूनिसेफ पटना से पोषण विशेषज्ञ श्री रवि नारायण पाड़ी जी से जानेंगे कि बाढ़ के दौरान महिलाओं एवं बच्चों में पोषण से संबंधित ढेर सारी बातें उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज आप अपने आसपास के संसाधनों से बाढ़ के दौरान किस प्रकार किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकते हैं, SDRF से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, तैयार होकर बैठें और बहुत ध्यान से सुने और आज के एपिसोड को अंत तक देखें। चलिए आज के एपिसोड का प्रारंभ करते हैं। हेलो। हाँ हरिया, बोल। हाँ प्रधान जी, सुना है लखन और किशन कल रात शहर से गांव आए हैं। देखिए कहीं कोरोना ना फैला दे गांव में। अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या तुम्हारा? हैं? जो भी शहर से आएगा उसको कोरोना ही होगा, ये कौन बोला? अफवाह मत फैलाओ। और सुन लो, लखन और किशन दोनों गांव और अपने परिवार की भलाई के लिए घर में ही 14 दिन क्वारंटीन में हैं, समझे? यहाँ आते ही सरकार की पूरी जांच से गुजरने के बाद आए हैं गाँव। उनके बारे में कोई ऐसा वैसा बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? बिल्कुल, दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और उन्हें सरकार द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करने को कहा गया है। ऐसे में उनके साथ कोई भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। अपनों का रखेंगे ध्यान, कोरोना से रहेंगे सावधान। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-5145 पर या 011-239-78046। बच्चों, हमें अपने जीवन में कभी कभी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। उन आपदाओं में से एक आपदा बाढ़ भी है। आज हम जानेंगे कि बाढ़ के दौरान हमें किन किन स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है एवं उन कठिनाइयों से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बच्चों, हमारे राज्य बिहार में प्रत्येक 4 में से एक बच्चा अनीमिया से ग्रसित है, प्रत्येक 4 में से एक बच्चा पतला है एवं कुछ बच्चों में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन एवं जिंक की कमी पाई गई है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि बाढ़ के दौरान आहार और पोषण संबंधी क्या कठिनाई हो सकती है। बाढ़ के दौरान हमें पूरा भोजन नहीं मिल पाता या जो भोजन मिलता है उसमें उपयुक्त पोषाहार की कमी हो जाती है। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं, गरीब हैं, समाज में पिछड़े हैं, उनके पोषण की स्थिति पे अधिक प्रभाव पड़ता है। वैसे तो आपदा में हर कोई कुपोषण का शिकार हो सकता है, लेकिन शिशुओं, छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण होने की संभावना अधिक हो जाती है। साथ ही उस समय हम जरूरी स्वास्थ्य सेवा भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि बाढ़ के दौरान हमें खाद्य और पोषण संबंधी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, कैंपों में रहने के कारण सही प्रकार से स्तनपान नहीं कर पाते हैं और उन्हें उम्र के अनुसार उपयुक्त पूरक आहार भी नहीं मिल पाता। साथ ही टीकाकरण एवं स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन एवं एल्बेंडाजोल की गोली भी उन्हें समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है। स्कूल बंद हो जाने के कारण जो बच्चे विद्यालय जाने वाले होते हैं वो अपने विद्यालय नहीं जा पाते, जिससे विद्यालय में मिलने वाला आहार उन्हें नहीं मिल पाता। साथ ही विद्यालय से प्राप्त होने वाला आयरन, एल्बेंडाजोल की गोली भी उन्हें नहीं मिल पाती हैं। बाढ़ के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हो जाने के कारण उन्हें ठीक से स्वास्थ्य जांच नहीं मिल पाता। उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन,
एल्बेंडाजोल, कैल्शियम की गोली नहीं मिल पाती एवं गर्भावस्था के दौरान उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार भी नहीं मिल पाता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि किसी भी आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपदा आने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पता करना चाहिए कि आपदा कितने समय के लिए आ सकती है और उतने समय के लिए हमें ज़रूरी दवाओं और राशन को एकत्र कर लेना चाहिए। साथ ही जो समाज के मुख्य लोग हैं जैसे मुखिया और पंचायत समिति एवं स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य लोग हैं जैसे आशा, एनएम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमें कहीं कागज़ पे नोट कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें आपदा के दौरान क्या तैयारी करना चाहिए। अगर हमारा घर सुरक्षित हो तो हमें अपने घर पे ही रहना चाहिए, या लगे कि घर सुरक्षित नहीं है तो किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। अगर कोई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है तो वहाँ से दूर रहना चाहिए, और अगर हम कहीं फंस गए हैं, घर के अंदर फंस गए हैं, पानी में फंस गए हैं या छत पे फंस गए हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए और किसी प्रकार की सहायता का इंतज़ार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें आपदा के बाद क्या करना चाहिए। आपदा के बाद हमें अपनी और आसपास के साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और किसी भी तरह की अगर शारीरिक चोट हुआ है या संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उसके संबंध में सरकारी पदाधिकारी को जल्द से जल्द अवगत कराना चाहिए। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि हमें बाढ़ से पूर्व क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राज्य में बाढ़ सीजनल होता है, इसीलिए बाढ़ आने से पूर्व हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। जैसे हमें अनाज, दालों, सूखे राशन का स्टोर कर लेना चाहिए। साथ ही हम कुछ सब्जियों का भी स्टॉक कर सकते हैं जैसे कि गोभी, मेथी आदि। खाना पकाने के लिए हमें सूखी लकड़ी और एलपीजी का भी स्टॉक करना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ क्लोरीन की गोलियों का भी स्टॉक करना चाहिए ताकि हम क्लोरीन की गोलियों से पानी को साफ कर सकें। इसके अलावा छोटे बच्चे, गर्भवती माता और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हमें आयरन, कैल्शियम एवं एल्बेंडाजोल की गोली का भी स्टॉक कर लेना चाहिए। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि हमें बाढ़ के दौरान कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए। हमें कैंपों में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी उम्र के अनुसार पूरक आहार मिलता रहे। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को स्तनपान की जगह फार्मूला फीड या पाउडर का दूध नहीं देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त आहार सुनिश्चित करना चाहिए। छोटे बच्चों और किशोरों को कम से कम 3 बार भोजन मिले और 1 बार नाश्ता मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही बच्चे को, किशोरी को, गर्भवती महिलाओं को नियमित आईएफए की गोली, कैल्शियम, एल्बेंडाजोल की गोली मिलती रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें बाढ़ के पानी में जाने से बचना चाहिए, खासकर छोटे बच्चे को। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि हमें बाढ़ के बाद कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए। जब पानी का जमाव खत्म हो जाए तब हमें कैंपों से निकलकर अपने घर वापस आ जाना चाहिए, और सबसे पहले हमें अपने घर और रसोई के बर्तनों की अच्छी सी सफाई करनी चाहिए। सुरक्षित पानी पीने के लिए हमें कुछ और दिनों तक क्लोरीन की गोली का यूज पानी में करना चाहिए। छोटे बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं का विशेष देखभाल करना चाहिए। साथ ही एनएम, आशा के माध्यम से प्राप्त होने वाले दवाइयों एवं टीकाकरण का उपयोग हमें करना चाहिए। पानी का जमाव खत्म हो जाने के बाद जलोढ़ मिट्टी और भी उपजाऊ हो जाती है, इसलिए हमें घर के पीछे किचन गार्डन को विकसित करना चाहिए। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए मुख्यतः 5 संदेश हैं। पहला संदेश है खाद्य सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता। इसके अनुसार हमें खाना और पानी हमेशा ढक के रखना चाहिए, साथ ही पानी उबाल के पीना चाहिए।
इसके अलावा हमें खुद की और अपने आस पड़ोस की साफ सफाई रखनी चाहिए। बच्चों, हमारा आज का दूसरा संदेश है कि हमें खाद्य सुरक्षा और भोजन तैयार करने पे ध्यान देना चाहिए। अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए। पके खाद्य पदार्थ और कच्चे खाद्य पदार्थ को अलग अलग रखना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह पकाना चाहिए। भोजन को सुरक्षित तापमान में रखना चाहिए। हमें भोजन को बहुत देर बाहर धूप में या गर्म वातावरण में नहीं रखना चाहिए। साथ ही सुरक्षित पानी का उपयोग करना चाहिए। बच्चों, हमारा आज का तीसरा संदेश है कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए और साथ में खूब पानी पीना चाहिए। हमें अपने भोजन में ऊर्जा एवं प्रोटीन का संतुलन बनाए रखना चाहिए और दिन में कम से कम 3 बार भोजन करना चाहिए और 2 बार पौष्टिक नाश्ता लेना चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भोजन में 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हों। पहला खाद्य पदार्थ अनाज और बाजरा, जैसे कि गेहूँ, चावल, रागी आदि। चीनी में शहद, गुड़ आदि, वसा या तेल। दूसरा खाद्य पदार्थ जो हमारा शरीर को निर्माण करते हैं वे हैं दालें, सभी तरह के अंडे, मांस, मुर्गी, मछली, दूध और दूध से बने पदार्थ आदि। तीसरा खाद्य पदार्थ है सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, जैसे मौसमी फल और सब्जियां। बच्चों, हमारा आज का चौथा संदेश है कि हमें अपने भोजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, विभिन्न तरह के साग, पीले रंग का फल, सभी तरह के दालें, खट्टे फल, दूध या दूध से बने उत्पाद। बच्चों, हमारा आज का 5वां और आखिरी संदेश है कि जल जनित रोगों एवं मानसिक तनाव से हमें बचना चाहिए। दूषित पानी से नहाते समय, कपड़ा धोते समय, पानी पीते समय या दूषित पानी पीने के संपर्क में आने वाले भोजन को खाने से बीमारियां फैल सकती हैं, जिससे डायरिया, टाइफाइड, उल्टी आदि जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पानी जमा होने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। दूषित पानी नहीं पीना चाहिए, पानी जमा होने नहीं देना चाहिए तथा जल जनित रोगों से बचाव के साथ साथ मानसिक तनाव के लिए व्यायाम करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। बच्चों, इसी के साथ ही हम अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं तथा आशा करते हैं कि आपको आज के इस कार्यक्रम से लाभ हुआ होगा। पिछली बार बाढ़ में बहुत तबाही हुई थी, सारा सामान बह गया था और पशु भी बंधे रह गए थे। अम्मा, इस बार बाढ़ आ गई तो इस बार हम तैयार हैं। खबर मिलते ही टॉर्च, सूखा खाना, दवाइयाँ, पीने का साफ पानी, रस्सी, माचिस, जरूरी कागजात और पहचान पत्र लेकर किसी ऊंची जगह पर चले जाएंगे। तैयारी कर लो अम्मा, बाढ़ आने के पूरे संकेत हैं। सब लोग राफ्ट बना रहे हैं। क्षेत्र में बाढ़ के आसार बढ़ गए हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। अनाज और बीज ऊंचाई पर रख दें। अभी रखता हूँ। रबर की बड़ी ट्यूब, प्लास्टिक की रस्सी अपने पास रख लें। तैयार हैं। अपनी सेफ्टी किट और जरूरी कागजात संभाल कर रख लें। हाँ, सूखा खाना, पानी, रस्सी, माचिस, दवाई, टॉर्च और कागजात। बचने के लिए सुरक्षित ऊंचा स्थान पहले से चुन लें। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मदद करें। मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार रहें। अरे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। पीने का साफ पानी रख लो, क्लोरीन की गोलियां और दवाइयां भी। राफ्ट निकालो। अरे सेफ्टी किट साथ रख लेना। बंदे पशुओं को खोल दो। जब बाढ़ आए तो ध्यान रखिए, जल्दी से अपना सेफ्टी किट साथ लेकर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, तुरंत। बाढ़ से बचने के लिए गांव और घरों में आसानी से मिलने वाले सामान को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आज एनडीआरएफ के जवान हम सबको राफ्ट बनाना सिखाएंगे। बांस के राफ्ट बनाने के लिए एक मजबूत रस्सी और कुछ बांस लेकर ऐसे बांधिए। कुछ केले के पेड़ के तनों से केले के राफ्ट बनते हैं। इसी तरह ट्यूब, जेरिकन और नारियल की सहायता से राफ्ट बनाए जा सकते हैं। चलो अभ्यास करें। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, बारिश के मौसम में
बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इस दौरान हमें महिलाओं एवं बच्चों के पोषक तत्वों के बारे में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो आज हम बच्चों इन्हीं सब बातों पे विशेषकर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हमारे साथ श्री रवि नारायण सर हैं जो बिहार यूनिसेफ ऑफिस के पोषण विशेषज्ञ हैं। आज हम इनसे महिलाओं एवं बच्चों के पोषण के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं एवं बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में पोषण का क्या महत्व है, ये हमारे बच्चों को समझाइए। धन्यवाद इस सवाल के लिए। और बच्चों, ये एक समझ बनाना हम लोगों को चाहिए कि पोषण का जो आवश्यकता है ये सारे लोगों को होता है, केवल बच्चों या महिलाओं का नहीं होता है। घर में भी जो हमारे पुरुष हैं या फिर बुजुर्ग हैं, सभी के लिए पोषण का आवश्यकता है। लेकिन जैसे सवाल है कि जो बच्चे और महिलाएं हैं, इनमें पोषण का जो आवश्यकता है ये बाकी लोगों में से थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों के विकास के लिए पोषण का बहुत ही महत्व है। अगर हम बचपन में देखें, अगर हम चले जाएं थोड़ा अपने बचपन में, जब हम लोग 2 साल से कम उम्र में थे, खासकर जब जन्म से 2 साल तक का, उस समय में हमारा पोषण का जो ज़रूरत है वो दोनों चीज़ों के लिए चला जाता है। एक तो शारीरिक विकास बहुत ही तेज़ी से होती है और मानसिक विकास भी बहुत तेज़ी से होती है। शारीरिक विकास हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मानसिक विकास को हम लोग समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो दोनों में न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़रूरत है। और जैसे महिलाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें उनका जो पोषण का आवश्यकता है वो भी लाइफ स्टेजेस में बढ़ता भी है और घटता भी है। और बढ़ने का जो समय है वो जो महिलाएं हैं वो जब बच्चियां थीं, जब उनका प्यूबर्टी का स्टेज था, उस समय में फिर पोषण का जो बढ़ोतरी आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। और फिर जब गर्भावस्था में वो आते हैं तब उनका फिर पोषण का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। और ये जो पोषण है उस समय उनका शारीरिक अवस्था को ठीक बना के रखती है, और उनमें जो बच्चे जो पलते हैं पेट में, तो उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास वो दोनों के लिए ज़रूरत होता है। और जो पोषण है वो खासकर 2-3 चीज़ों के ऊपर निर्भर भी करता है कि आप किस तरह का एक्टिविटी करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्कूली बच्चे हैं जो कि अपने बचपन में हैं, बहुत खेल कूद ये सब काम में भी आप लगे रहते हैं, तो अगर आपका एक्टिविटी लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी आपका पोषक तत्वों का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ आपको एक बेसल एनर्जी या फिर आपके जो शरीर में बहुत सारे जो अंग प्रत्यंग हैं उनका जो काम करने के लिए भी पोषण का ज़रूरत पड़ता है। भले ही आप खेलकूद ना कर रहे हों, लेकिन अगर आप सोए हैं या फिर खाली बैठे हैं, उस समय में भी आपके शरीर के जो अंग हैं वो सब चलते रहते हैं, तो उनको भी ऊर्जा चाहिए होता है और उसके लिए पोषण का भी ज़रूरत होता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बच्चों में, एकदम खासकर छोटे बच्चों में, और जो हमारे स्कूली बच्चे हैं जहाँ पे विकास का और एक पहल आती है, तो उसमें, और फिर महिलाओं में गर्भावस्था में, या फिर उनका जो बच्चियां हैं उनका जो प्यूबर्टी स्टेज होता है उसमें पोषण का बहुत ज़रूरत होता है। और मानसिक विकास के लिए खासकर जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वहाँ पे पोषक तत्वों का और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि भाई बाढ़ के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन का क्या महत्व होता है, और इस समय अगर उन्हें संतुलित आहार नहीं मिलता है तो किन किन खतरों एवं जोखिमों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बाढ़ एक विशेष परिस्थिति है, और बाढ़ के समय में खासकर अगर आप देखेंगे तो खान पान का जो समस्या है वो आती है, क्योंकि उस समय में अगर आप अपने परिवेश में देखेंगे तो फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। बाढ़ के चलते अगर हम लोगों को अपना घर छोड़ के फिर दूसरे जो हमारे रिलीफ सेंटर्स हैं वहाँ पे अगर जाना पड़ता है, तो नॉर्मली हम लोग का जो खान पान का व्यवस्था है या फिर अपना जो रूटीन एक बना रहता है घर में, वो ख़राब हो जाती है। तो इस समय में अगर आप देखेंगे, जैसे हम लोग पहले भी बात किए हैं, बच्चों में और महिलाओं में पोषण का जो आवश्यकता है वो अन्य लोगों के पोषण की आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा होती है।
और इस समय में अगर हम लोगों को पोषक तत्व सही मात्रा में और सही समय में हम लोगों को नहीं मिला, तो जाहिर है कि हमारा जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया है, अगर खासकर जैसे हम बात भी पहले कर चुके हैं कि अगर हम एडोलेसेंट फेज में हैं, किशोर अवस्था में हैं, या फिर हम छोटे बच्चे हैं, तो उस समय में जो हमारा ग्रोथ है वो बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। अगर इस समय में, बाढ़ में समय में अगर खान पान का अभाव हो जाती है और खासकर सूक्ष्म पोषक तत्वों का अगर अभाव हो जाती है, तो इस बढ़ोतरी में भी एक इम्पैक्ट आती है। उसी तरह से अगर स्तनदा माता हैं जो दूध पिलाती हैं छोटे बच्चों को, या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें भी आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ज़्यादा ज़रूरत रहता है। तो अगर बाढ़ के समय में उनका भी खान पान में कुछ परिवर्तन हुआ और ठीक समय में और ठीक मात्रा में वो खान पान नहीं कर पाए, तो उस समय में भी जो पेट में पलने वाली बच्चा है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, उसका भी विकास बाधित होती है और जो महिला है उसका भी स्वास्थ्य खराब होने की चांसेस रहता है। एक जो और समस्या आती है जो खान पान के साथ साथ साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन, ये सब के चलते भी बहुत सारे समस्याएं आ जाती है, जो कि न्यूट्रिशनल सिचुएशन या फिर जो पोषण का स्तर है उसको और ख़राब करने में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इसलिए आपको बाढ़ के समय में खासकर छोटे बच्चे जो कि आपके माँ का दूध पीते हैं तो उनको पिलाते रहना चाहिए। ऊपरी आहार योग्य जो बच्चे हैं, जैसे 6 महीना से लेकर 23 महीना तक के बच्चे खासकर, उनके खान पान में विविधता रखना चाहिए और उनको कंटिन्यूस बेसिस में थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते रहना है। और उसी तरह से फिर एडोलेसेंट के जो बच्चे हैं, किशोरावस्था में बच्चे हैं, उनके भी खान पान में ध्यान रखना है। और गर्भवती और स्तनदा माताओं पे अगर आप नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा शरीर को, तो शरीर का जो ऊर्जा अपने एक स्टोर करके रखता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो फिर आप दुबलेपन का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग एनीमिया का भी ग्रसित हो जाते हैं। और इस तरह का अगर कमता आएगी शरीर में, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर में, वो भी घट जाएगी। तो अगर वो घट जाएगी तो फिर बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो भी आपको होने लगेंगी। तो ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है। तो इसीलिए इन चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो फिर हमारा पोषण का स्तर बना रहेगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे और बीमारी से भी बचेंगे। सर, हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि जैसा कि आपने अभी बताया कि बाढ़ के दौरान जो खतरे और जोखिम आते हैं, तो उनकी संभावनाओं को कम करने के लिए काफ़ी हद तक कम कैसे किया जा सके और भोजन सामग्री में कौन से पोषक तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए, ये ज़रा हमारे बच्चों को बताइए। और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि जो सावधानियां हैं उसमें शायद हम लोगों को ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि ये एक विशेष परिस्थिति है और आपका जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपका जीवनचर्या होता है वो आपका बिगड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे विशेष परिस्थिति में थोड़ा सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। जैसे हम साफ़ सफाई का बात कर रहे थे, वो तो एकदम ज़रूरी हो जाता है। दूसरा ये है कि जो खान पान के जो पदार्थ हैं वो भी बहुत साफ़ होने चाहिए, क्योंकि इस समय में बहुत सारे कीटाणु और बाकी सब चीज़ें जो है वो खान पान के पदार्थों पे भी लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो खान पान के जो पदार्थ हैं वो भी साफ़ और स्वच्छ होने की ज़रूरत है। पोषण का जहाँ तक बात है, पोषण का जो ये विशेष परिस्थिति है और सामान्य परिस्थिति है, दोनों समय में ही पोषण का एक कंटिन्यूअस और रेगुलर सप्लाई होना चाहिए हमारे शरीर को। लेकिन इस समय में जैसे आपको हम थोड़ा देर और पहले भी बता रहे थे कि बाढ़ के दौरान खासकर कि हम लोग जो बता रहे थे कि इस समय में अगर पोषण का स्थिति थोड़ा सा भी गड़बड़ाया जाएगा तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है, शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाती है। तो इसीलिए इस समय में थोड़ा और सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जो हम और बातें बोले स्वच्छता और बाकी सब चीज़ों के साथ। इस समय में नॉर्मल समय के तरह भी हम लोगों को एक डाइवर्सिफाइड डाइट या फिर संतुलित आहार जो हम लोग बात करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, जिसे ऊर्जा मिले, जिसमें प्रोटीन हो, जैसे दाल के तरह जो खाने होते हैं या फिर मांस मछली होता है, उस तरह का अगर खाना है उसको खाना चाहिए। उसके साथ साथ अगर साग सब्जी फल इस तरह का चीज़ों को हम लोग अगर सम्मिलित करेंगे अपने खाने में, तो हम लोगों को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता रहेगा और ऊर्जा के लिए भी हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से फिर स्रोत बना रहेगा। सर,
जैसा कि देखा जाता है कि बाढ़ जब आती है तो उसके लिए कुछ पूर्व तैयारियां भी की जाती हैं, तो हमें ये बताया जाए सर कि बाढ़ के पूर्व तैयारी में हमें महिलाओं और बच्चों के लिए उनके पोषक तत्वों में कौन कौन सी ऐसे खाद्य सामग्री का भंडारण पहले से करना आवश्यक हो जाता है, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कोई भी विशेष परिस्थिति के लिए आपको तैयारी करना चाहिए, और बाढ़ हम लोग इतने समय से बात कर रहे हैं, और बाढ़ एक विशेष परिस्थिति है। और अगर बच्चों आप भी अगर समझेंगे तो बाढ़ का जो मौसम है वो बारिश के मौसम में होता है, और उससे जस्ट पहले आपका गर्मी का मौसम रहता है। तो इसीलिए अगर आप तैयारियां गर्मी का जाते जाते अगर कर लेंगे तो बाढ़ के समय में जो खतरे आने का चांसेस होते हैं वो थोड़ा घट जाएगा। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, और हमारे बिहार में हम लोग जानते हैं कि सत्तू का बहुत बड़ा प्रचलन है, तो क्या हम लोग उस तरह का सत्तू के फॉर्म में कुछ पाउडर बना के रखें, जो कि हमारा अगर बाढ़ आ गया तो उसको अगर डब्बा बंद करके हम रखे हैं तो उसको फिर हम बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। अगर हम एडल्ट्स हैं या फिर हम वयस्क व्यक्ति हैं या फिर हम लोग किशोर अवस्था में हैं, और हम लोग गर्मियों में कुछ सब्जियां हमारे ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग सुखा के भी रख सकते हैं। अगर उस तरह के जो पत्तेदार सब्जियां हैं, उसको मेथी जैसे होता है या फिर आपका साग है, उसको अगर हम लोग सुखा के रख सकते हैं, जैसे टमाटर है उसको भी हम लोग सुखा के रख सकते हैं। तो उस तरह से सूखा सामग्री भी हम लोग इकट्ठा करके रख सकते हैं कि अगर बारिश का मौसम आया, बाढ़ हुआ, जिस समय में सारा फसल भी उजड़ जाती है, तो उस समय में इस तरह का चीज़ें जो है ये फिर हमारे काम में आती हैं। तो उसका तैयारियां बहुत पहले से हम लोग को कर लेना है। कहने का मतलब है कि सूखा भोजन का जो सामग्री है वो हमें उसका भंडारण करना आवश्यक हो जाता है। एकदम। इसके साथ भी जो जलावन है, क्योंकि आजकल उज्ज्वला और बाकी जो स्कीम्स के माध्यम से तो हम लोगों को गैस और वो सब का उपलब्धता हो गया है। अगर गांव में सारे घर में उपलब्धता नहीं भी है तो जलावन का भी व्यवस्था कर लेना चाहिए, और अगर गैस का भी है तो उसका भी भंडारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में जो गाड़ियां हैं वो भी नहीं चल पाती हैं, एक्सेस टूट जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग अपना तैयारी करके रखें, और जो सूखा राशन है, जैसे आपका दाल है, चावल है, या फिर मूढ़ी है, चूड़ा है, इस तरह का जो चीज़ें हैं इसको भी हम लोग रख सकते हैं, सो दैट थोड़ा सा भंडारण कर लेंगे तो ये जो विशेष परिस्थिति है इससे हम लोग उभर सकते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर, इस दौरान, बाढ़ के दौरान में बहुत सी बीमारियों का संक्रमण होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी हम जान रहे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, और इसके संक्रमण से बाढ़ के दौरान हम ऐसी कौन सी सावधानियां बरतें या कौन सी खाद्य सामग्री भोजन में हम मतलब उसमें शामिल करें जिससे कि इसके संक्रमण को कम से कम किया जा सके? ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो कोई विशेष मिनरल्स या विटामिन्स के साथ लिंक्ड है, लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है, अगर आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बहुत अच्छा है तो ये होने का थोड़ा कम चांस है। तो जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं संतुलित आहार का, लेकिन आहार में भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें विटामिन्स और मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते होंगे बच्चों, 3 तरह का खाद्य पदार्थ होता है। एक हमको ऊर्जा देती है, और हमारा एक शरीर को बनाती है, और हम लोगों का रोग प्रतिरोधक शक्ति को जो है वो बढ़ाती है। ऊर्जा देने वाले जो है वो आपके चावल हैं या फिर गेहूँ है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जो आपके शरीर को बनाने वाली हैं उसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, जो दाल से आती है, मांस से आती है, मछली से आती है, उस तरह का चीज़ों से आती है। लेकिन जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, मौसमी फल हैं खासकर, ये सब जो हैं ये रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स और विटामिन्स हैं। ये भी है कि हमारे मांस मछली, इसमें भी हम लोगों को मिनरल्स और विटामिन्स का मात्रा रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में हमारे हरी साग सब्जियां और मौसमी फल, ये सब में हम लोगों को उपलब्धता होती है। तो अगर इस तरह के खानों को, जैसे विटामिन सी रिच, जैसे नींबू है, या फिर अभी मौसम है हमारा अमरूद का, अगर अमरूद को भी हम लोग अपने खाने में अभी शामिल कर लें। आम अभी हमारे बाज़ार में उपलब्ध हैं और उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ासकर खेल कूद हम लोग बहुत पहले बच्चों करते थे, लेकिन अभी कोरोना के समय में हम लोग घर में भी हो गए हैं, तो हमारा थोड़ा सा अगर हम लोग सूरज का जो रोशनी है उसमें भी हम लोग कम से कम 1 घंटा या फिर आधा घंटा का समय बिताएं, तो उससे भी हम लोग को विटामिन डी जो है वो प्राप्त होती है।
तो इस तरह का जो चीज़ें हैं शायद हम लोग का व्यवहार में लाना पड़ेगा। और विशेष जो आप कोरोना का परिस्थिति के बारे में बात किया है, उसके बारे में बहुत प्रचार प्रसार हुआ है और बच्चों को ये भी पता होगा कि आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, कम से कम 2 मीटर का डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में करना है, मास्क पहनना है, हाथ को बार बार धोना है। तो ये सारे व्यवहारों को भी आप कंटिन्यू रखना है, आदत को एकदम कंटिन्यू रखना है। और जैसे हम लोग खान पान का बात किए और शारीरिक व्यायाम का भी थोड़ा बात किए, उसको भी हम लोग को करते रहना पड़ेगा। बाढ़ के दौरान आंगनबाड़ी जो व्यवस्थाएं चलती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी चलती हैं, तो यहाँ पर कौन सी भोजन सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए? ये कौन सा ऐसा प्रावधान है जिससे कि महिलाओं एवं छोटे बच्चों के पोषक तत्वों को ध्यान में रखा जाता है? आंगनबाड़ियों में खासकर जो हमारे 6 महीना से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं, आते हैं जी, उनके लिए ऊपरी आहार का व्यवस्था होती है। तो उसको हम लोग गरम पका भोजन जो है वो 3 साल से ऊपर 6 साल तक के बच्चों के लिए मिलता है। और 6 महीना से जो 3 साल के बच्चे हैं उनको टेक होम राशन के रूप में सामान मिलती है, जिसको घर में लेके फिर माताओं को प्रेरित किया जाता है कि वो बच्चों को खिलाएं। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी उसी तरह से टेक होम राशन का व्यवस्था है। और स्तनदा माताएं जो 6 महीना तक बच्चों को खाली स्तनपान कराती हैं, उनके लिए भी आंगनबाड़ी से व्यवस्था होती है। लेकिन अभी का अगर हम बात करें, अभी आंगनबाड़ी जो है वो बंद है, तो इसीलिए यहाँ पे गर्म पका भोजन का व्यवस्था नहीं है। और जो टेक होम राशन है उसको सरकार ने एक निर्णय करके अभी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, लोगों के जो अकाउंट है उसमें पैसा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये भी प्रेरित किया जा रहा है कि जो पैसा ट्रांसफ़र हो रही है उसमें आप विविध प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, खासकर जो आपके छोटे बच्चे हैं 6 महीना से जैसे 23 महीना तक का बच्चा है, 2 साल तक का बच्चा है, उसमें विविधता लाइए। गर्भवती महिलाओं का खाने में विविधता रखिए और स्तनदा माताओं का जो खाना है उसमें भी विविधता बना के रखे हैं। पिछले साल और या उससे पिछले साल का बात करें तो आंगनबाड़ी सिस्टम में ये एक अच्छा निर्णय हुआ था कि बाढ़ के तैयारी के लिए 3 महीना पूर्व उनको ये सारे जो पैसा का जो है वो प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रही है, तो महीना के महीना अभी उनके खाते में जो पैसा है वो जमा करने का व्यवस्था हो रही है। सर, हम जानते हैं कि बाढ़ के दौरान रिलीफ कैंप लगता है, तो रिलीफ कैंप में महिलाओं एवं बच्चों का जो पोषण स्तर है वो घट ना जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए रिलीफ कैंप में कौन कौन सी प्रावधान होने चाहिए, ये हमें बताएं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और हम लोग काफ़ी सालों से रिलीफ कैंप को भी देख रहे हैं। लेकिन 2-3 या फिर 3-4 जो हैं हमारे रिकमेंडेशंस होंगे और वो एज के आधारित होंगे, समय के अवस्था से होंगे जो जीवन काल में। पहला तो है कि बहुत ही छोटे बच्चे जो हैं, जो 6 महीना से कम वाले बच्चे हैं, वो स्तनपान पे ही रहना चाहिए उस समय में। उनको कोई भी डब्बा बंद दूध नहीं देना चाहिए। लेकिन खासकर इस तरह के परिस्थिति में हम देखते हैं कि लोग डब्बा बंद दूध को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो रिलीफ कैंप में डब्बा बंद दूध का प्रचलन को एकदम रोकना चाहिए। और वहाँ पे 6 महीना से जो कम बच्चे हैं उनको स्तनपान के लिए माताओं को प्रेरित करना चाहिए। और उसको बनाए रखने के लिए अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे एक हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर्नर या फिर स्तनपान कराने का कक्ष को हम लोग अंकित कर सकते हैं, बना सकते हैं, सो दैट माता कंफर्टेबल हो और दूध पिलाए। ये हो गया 6 महीना से कम उम्र के बच्चों। जैसे ही 6 महीना क्रॉस करते हैं बच्चे, तो स्तनपान उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उनको ऊपरी आहार देने की ज़रूरत होती है। और हम सबको पता है कि जो छोटा बच्चा है उसका जो स्टमक है या फिर पेट का साइज है वो छोटा होता है, तो इसलिए उसको बार बार खाने देने का ज़रूरत पड़ेगा। और उसके खाने में जो है वो डाइवर्सिटी देना जरूरी है, क्योंकि इतना समय से हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उसका आवश्यकता शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बात कर चुके हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए और उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बनाए रखने के लिए संतुलित और बार बार उसको खाना खिलाने का ज़रूरत पड़ेगा और एनर्जी डेंस होना चाहिए। तो वहाँ पे भी उस तरह का खाद्य पदार्थ का व्यवस्था एकदम होना चाहिए।
उसके बाद आ जाते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर हमारे स्कूली बच्चे हैं या फिर किशोरावस्था के बच्चे हैं, वो एडल्ट फूड खा सकते हैं, लेकिन उनमें भी अगर हम लोग खाली रिलीफ कैंप में 2 बार ही खाना रखेंगे तो वो शायद सफिशिएंट नहीं होगा। तो उसके साथ शायद हम लोगों को कुछ स्नैक्स का व्यवस्था वहाँ पे रखना चाहिए। और बिहार जैसे राज्य में हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में ठेकुआ का प्रचलन है, हमारे संस्कृति में सत्तू का प्रचलन है, लड्डू बनाने का प्रचलन है। तो अगर उस तरह के खाद्य पदार्थों को हम लोग वहाँ पे रखें तो बच्चों को फिर हम लोग टाइम टू टाइम एक स्नैक दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो महिलाएं हैं, और महिलाओं में भी 2 तरह के जो विशेष परिस्थिति के महिलाएं हैं। एक है मान लीजिए जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनको भी एडिशनल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए जैसे हम लोग बोले स्नैक, तो उनके लिए भी एडिशनल स्नैक रहना चाहिए। गर्भवती माताएं जो हैं, आप जानते हैं कि उनके शरीर में और एक बच्चा पल रहा है, तो उसका भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है और महिला का भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो उसमें फिर 300-400 किलो कैलोरी जो है वो ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। तो उसको भी हम लोग अगर स्नैक 1 या 2 स्नैक का वहाँ पे बंदोबस्त रखें खाने के साथ, उसको भी देना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद जो वृद्धावस्था के लोग हैं या फिर हमारे पुरुष लोग हैं, वो अगर खा सकते हैं तो खाए। एडल्ट फूड तो वहाँ पे सर्व होता ही है, लेकिन उनको भी नाश्ता वास्ता का जो प्रचलन है, प्रावधान है, उसको रखने से फिर एक एडिक्वेट मील का प्रोविजन वहाँ पे होगा, सो दैट उनका जो पोषण स्तर बाढ़ से पहले था वो बन के रहेगा, और बाढ़ से होने वाले जो खतरा है कि रोग हो जाएगा और वो सब हो जाएगा, उससे वो बचते रहेंगे। तो उनका कम नहीं होगा, जो है वो ऐसा रहेगा और उससे बढ़ोतरी भी हो सकता है। तो उसमें विशेष ध्यान देने की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। सर, आपने आज हमारे बच्चों को पोषण के संबंध में बहुत सी अच्छी बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप भी सर के द्वारा बताए गए जितनी भी बातें हैं उन सभी पे अमल कीजिएगा। और इस दौरान, बाढ़ के दौरान आपको, क्योंकि आप घर में बंद हैं, कोरोना की स्थिति बनी हुई है, तो आपको घरों में संतुलित आहार आवश्यक लेना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आप व्यायाम करते रहें, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जैसे मोबाइल हो गया, इन सभी चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाकर रखें और अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान दें। सर, आपका इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आज हम डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और नदियों और तालाबों में पानी बढ़ गया है। लोग नदियों में और तालाबों में तैरने के लिए जाते हैं और डूब जाते हैं। इसके अलावा लोग बाढ़ के दौरान भी डूब जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग सामने होते हुए भी डूबते हुए व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो लोग तैराकी जानते हैं तो वो किन तरीक़ों से और किन सामानों की मदद से डूबते हुए व्यक्ति को बचाएं, और इसके अलावा जो व्यक्ति तैराकी नहीं जानते हैं वो भी किन सामानों की मदद से और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाने में मदद करें। आज SDRF के माध्यम से इन्हीं तरीक़ों का हम प्रदर्शन करेंगे। आप देखें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पानी में सामने डूब रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। अभी यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों को तैरना नहीं आता। आप देखें कि तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, उससे संपर्क ना करते हुए किस तरीके से बचाते हैं। तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति ने बम्बू उठाया और सामने डूबते हुए व्यक्ति की तरफ बढ़ाया। उसने बम्बू को पकड़ा और उसको खींच के किनारे की तरफ ले आए। इस तरीके से तैराकी ना जानने वाले व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सुरक्षित तरीके से डूबते व्यक्ति को बचाने में सफल रहे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति सामने नदी में डूब रहा है और घाट पे जो लोग उपस्थित हैं उनको तैरना नहीं आता। आप देखें किस तरीके से धोती या साड़ी की मदद से उसमें एक किनारे पर मिट्टी, पत्थर, जरीकेन या लोटा आदि बांधकर और उसकी लंबाई बढ़ाकर, गमछा आदि बांधकर उसकी लंबाई बढ़ाकर दूसरे व्यक्ति की तरफ फेंकने से और उसको पकड़ाने से हम उसकी मदद कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, जिन व्यक्तियों को तैरना नहीं आता है वो एक धोती में जरीकेन बांधा और एक व्यक्ति ने धोती में मिट्टी बांधा और उसने दूसरे व्यक्ति की तरफ फेंका।
दोनों में से एक को डूबते व्यक्ति ने पकड़ लिया और इस तरीके से उसको खींचकर किनारे की तरफ सुरक्षित ले आए। जैसा कि आप देख रहे हैं पुनः एक व्यक्ति डूब रहा है और उसको किस तरीके से पुनः एक बार तैराकी न जानने वाले व्यक्तियों के द्वारा कैसे उसको बचाया जाता है। एक व्यक्ति लाइफ बॉय लेकर रस्सी में बांधा हुआ लाइफ बॉय लेकर उसकी तरफ जाता है और उसकी तरफ फेंक देता है, खुद भी कमर तक पानी से आगे नहीं जाता है वो, और इस तरीके से तैराकी ना जानते हुए सुरक्षित तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को सामान फेंक कर, तैरने वाला सामान फेंक कर उसको बचा लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, पुनः इसको तैराकी न जानने वाले तरीके से किस तरीके से बचाते हैं आप देखिए। कुछ लोग जो किनारे पे खड़े थे उनको तैरना नहीं आता था, उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर और इसी तरीके से वो डूबने वाले व्यक्ति के नज़दीक तक अपनी पहुंच बनाई और उसको पकड़कर सुरक्षित तरीके से किनारे पर ले आए। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने प्रदर्शन के द्वारा दिखाया कि किस तरीके से तैराकी न जानने वाले व्यक्ति के द्वारा डूबते व्यक्ति को बचाया गया। उसमें से आपने देखा थ्रो मेथड, जिसमें कोई चीज़ रस्सी में, धोती में, साड़ी में आदि में बांध कर डूबते व्यक्ति की तरफ फेंका गया और उसको बचा लिया गया। रीच मेथड, जिसमें किनारे से एक व्यक्ति बांस या पाइप की मदद से जो पकड़ा दिया जाता है, डूबते व्यक्ति को पकड़ा के उसको सुरक्षित तरीके से किनारे पर ले आते हैं। इसी तरीके से वेड मेथड, जिसमें कि मानव श्रृंखला बनाकर कुछ व्यक्तियों ने आपस में हाथ पकड़कर डूबते हुए व्यक्ति के पास जाकर मानव श्रृंखला बनाकर उसके नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर सुरक्षित तरीके से उसको किनारे की तरफ ले आए। अभी आप देखिए कि जो व्यक्ति तैराकी जानते हैं वो किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति पानी में, गहरे पानी में डूब रहा है और उसको जो व्यक्ति तैरना जानता है किस तरीके से उसकी तरफ गया, तैरते हुए गया और उसको किस तरीके से बताता है। उसको बचाने के तरीके के विषय में देखें, वो उसने डूबते व्यक्ति के पीछे गया और उसकी ठुड्डी को पकड़ के पानी के स्तर से ऊपर किया, जिससे कि उसके नाक में, मुंह में पानी ना जाए, और पीछे से उसकी ठुड्डी को पकड़ते हुए तैरते हुए किनारे की तरफ लेके आ रहा है। और अब देखिए उसको डूबते हुए व्यक्ति को जिस तरीके से उसके पेट में पानी चला गया है, किस तरीके से अचेत हो गया है, तो वो उसको फायरमैन के तरीके से कंधे पर लेकर आ रहा है, जिससे कि बाहर लाके उसको पेट में गए हुए पानी को निकालने की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप पुनः देखिए, सामने एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब रहा है। अब इसको किस तरीके से तैराकी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा बचाया जाता है। जिसको तैराकी आता है वो व्यक्ति पानी की तरफ गया, उसने पानी में छलांग लगाई और डूबते व्यक्ति की तरफ बढ़ा और डूबते व्यक्ति के पीछे की तरफ सर जाकर, ध्यान रखा जाए कि डूबते व्यक्ति के पीछे की तरफ से जाना है और उसको सर को पानी के स्तर से ऊपर किया, सर पकड़कर तैरते हुए किनारे की तरफ लेके आना है। ध्यान रहे, अगर आप व्यक्ति के सामने से जाएंगे तो व्यक्ति आपको जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, जिससे आपको तैरने में परेशानी होगी और आप तैरकर किनारे की तरफ नहीं आ पाएंगे और खुद के डूबने का खतरा हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति सामने गहरे पानी में डूब रहा है। अब इसको तैराकी आने वाले व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से बचाया जाता है देखें। तैराकी जानने वाला व्यक्ति जाता है और डूबने वाले व्यक्ति के 3-4 फीट पहले वो डुबकी मार के डूबने वाले व्यक्ति के पीछे की तरफ जाता है और उसको पैर पकड़ के उसको ट्विस्ट करता है, जिससे कि वो सामने से उसको पकड़ ना सके, और फिर उसके आगे चेस्ट की तरफ से क्रॉस बनाते हुए, क्रॉस पकड़ के एक हाथ से, बाएं या दाहिने हाथ से क्रॉस बनाते हुए उसको पकड़ के किनारे की तरफ लेकर आता है, तैरते हुए किनारे की तरफ लेकर आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कंधे से गले की तरफ से क्रॉस बनाया और तैराते हुए उसको किनारे की तरफ लेके आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुनः एक बच्चा गहरे पानी में डूब रहा है। अब इसको तैराकी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से बताया जाता है देखें। तैराकी जानने वाला व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ता है और डूबते हुए बच्चे के 3 फीट पहले से ही पानी में डुबकी लगा के उसके पीछे पहुंचता है और उसके पैर को पकड़कर उसको दूसरी तरफ को घुमा देता है, जिससे कि बच्चा सामने से उसको ना पकड़ सके, और उसके बाजू को पकड़ लेता है और बाजू को पकड़ के खुद तैरते हुए किनारे की तरफ लेकर आ रहा है, जिससे कि
बच्चा सामने से उसको पकड़ ना सके, जकड़ ना सके और उसको तैरने में बाधा ना पहुंचा सके। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। बच्चों नमस्कार। आज आपने बाढ़ से होने वाले खतरे एवं उससे बचाव के बारे में जाना, समझा और सीखा। उम्मीद करता हूँ जो पिछले 2 बार से आप बाढ़ से होने वाले विभिन्न प्रकार के खतरे और उससे बचाव के विभिन्न तरीकों को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, उससे आपको लगातार फ़ायदा हो रहा होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है आपको पता है? अब हम लोग क्विज खेलेंगे। तो हर बार की तरह आपको करना क्या है? आपको करना है कि आज आपने जो सीखा समझा उसको रिकॉल करते हुए प्रश्नों को सही तरीके से सुनना है और उसके जवाब को लिखना है, चयन करना है। तो बच्चों, तो क्या आप लोग तैयार हैं क्विज के लिए? तो चलिए क्विज खेलते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखना है, क्विज के पश्चात आपको क्या दिया जाएगा? गृह कार्य। तो गृह कार्य के लिए भी आपको तैयार रहना है और अगले पूरे सप्ताह उस कार्य का क्या करना है? उस कार्य को करना है, सीखना है, अभ्यास करना है। तो चलिए हम क्विज खेलते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, बाढ़ के समय कौन से खतरे ज़्यादा होते हैं? और इसके विकल्प हैं। पहला, सांप के निकलने का खतरा होता है। दूसरा, प्रदूषित खाना और संक्रमित पानी पीने से बीमार होने का खतरा होता है। तीसरा, खेत खलिहानों एवं घरों में पानी भरने का खतरा होता है। चौथा, पानी में डूबने का खतरा होता है। और पांचवा, उपरोक्त सभी खतरे होते हैं। तो बच्चों, आपको क्या लगता है अपने अनुभव के आधार पर क्या कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प है पांचवा, अर्थात उपरोक्त सभी खतरे होने की संभावना रहती है। दूसरा सवाल, बाढ़ से बचाव हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? इसका विकल्प है। पहला, बाढ़ के पूर्व तैयारी करना। दूसरा, बाढ़ के दौरान उचित सावधानी रखना। तीसरा, बाढ़ के बाद विभिन्न व्यवस्थाओं एवं सेवाओं को बहाल करना। चौथा, उपरोक्त सभी आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है चौथा, उपरोक्त सभी आवश्यक हैं। तीसरा सवाल, बाढ़ के दौरान पानी को संक्रमण मुक्त करने के लिए इनमें से कौन सी गोलियों का उपयोग किया जाता है? तो इसके विकल्प हैं। पहला, हैलोजन की गोलियां। दूसरा, विटामिन की गोलियां। तीसरा, प्रोटीन की गोलियां। चौथा, पाचक की गोलियां। बच्चों, मुझे लगता है आपको इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है पहला, हैलोजन की गोलियां। हैलोजन की गोलियों से संक्रमित पानी को शुद्ध किया जाता है। चौथा सवाल, बाढ़ के दौरान बीमारियों से बचने के लिए निम्न में से किस प्रकार की सावधानियां जरूरी हैं? इसके विकल्प हैं। पहला, खाना ढककर रखें और हल्का भोजन करें। दूसरा, पानी उबालकर पिए। तीसरा, बाढ़ के पानी में ना खेलें। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, मतलब बाढ़ के दौरान खाना ढक कर के भी रखना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए और बाढ़ के पानी में नहीं खेलना चाहिए। पांचवा सवाल, बाढ़ के उपरांत निम्न में से कौन सी बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है?
आपके विकल्प हैं, पहला डायरिया, दूसरा हृदय रोग, तीसरा किडनी की बीमारी, चौथा मस्तिष्क की बीमारी। तो इसका सही जवाब है पहला विकल्प डायरिया। डायरिया होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब छठा सवाल, रिलीफ कैंप में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? आपके सामने विकल्प हैं, पहला मास्क का प्रयोग हमेशा करना है, दूसरा सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, तीसरा कैंप से बाहर बेवजह नहीं घूमना है, चौथा व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देते हुए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है, और पांचवा उपरोक्त सभी। तो इसके सही जवाब हैं अंतिम विकल्प उपरोक्त सभी। अगर आपको याद होगा पीछे के सुरक्षित शनिवार के एपिसोड में हमने आपको कोरोना किट्स के संबंध में भी बताया था, तो इन सब चीजों में यह कोरोना से बचाव के बारे में जो बताया गया था उन सब चीजों में यह काम आएगा। बच्चों, अभी तक हमने आपसे 6 सवाल पूछे, अब समय है गृह कार्य का। बच्चों, आज आपने बाढ़ एवं इससे बचाव के बारे में सीखा। अब आपको करना क्या है, इसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं। साथ ही अपने परिवार के साथ मिलकर परिवार सुरक्षा किट, हाइजीन किट एवं कोरोना किट तैयार करें। तो बच्चों, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज के साथ और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आपको बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज आपने बाढ़ और उससे बचाव के विभिन्न तरीकों के बारे में जाना और सीखा। साथ ही पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के विभिन्न आयामों को भी जाना। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में रवि नारायण सर द्वारा, जो कि पोषण विशेषज्ञ विहार यूनिसेफ पटना के हैं, उनके द्वारा भी बाढ़ के दौरान महिलाओं एवं बच्चों को किस प्रकार के पौष्टिक आहार लेने की आवश्यकता है और पोषण तत्वों को क्यों ध्यान में रखना चाहिए, ये भी जाना और समझा। और बाढ़ के बचाव के संदर्भ में आप लोग को एक वीडियो दिखाया गया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारे एसडीआरएफ टीम के द्वारा आप लोग को मॉक ड्रिल के माध्यम से किसी भी डूबते हुए व्यक्ति को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, ये भी आपने आज बहुत सी ध्यान से देखा और समझा। बच्चों, आज का क्विज बहुत महत्वपूर्ण और रोचक था। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आज का ये पूरा कार्यक्रम आप सभी को बहुत नया कुछ सिखाने को और सीखने को मिला होगा। तो बच्चों, आज आपने जो भी सीखा है वो आप अपने परिजनों, भाई बहनों और दोस्तों को अवश्य बताएं। हर शनिवार की तरह अगले शनिवार को भी मैं आपसे एक नए विषय पर ढेर सारी जानकारियाँ लेकर मिलती रहूँगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अगले शनिवार को आप सुबह 9 बजे डीडी बिहार चैनल पर मेरे इस कार्यक्रम को अवश्य देखेंगे। बच्चों, आपको घर पे ही रहना है और कोरोना को भगाना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका इंतज़ार करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।